Hi, this is Ali Raza and welcome to your YouTube channel Physics by Ali Raza। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो तमाम बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और लेक्चर नोट करना क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। देखते हैं, आई होप सो दैट आप लोगों ने पिछले लेक्चर लिया होगा जिसमें हमने रेडिएशन डिटेक्टर वगैरह पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन totally belongs to the nucleus of an atom। ठीक है, अगर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम क्या हो जाए, चेंज हो जाए खुद ब खुद या एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट ऑफ एनी पार्टिकल लाइक अल्फा, बीटा, गैमा और हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से अगर किसी भी एटम का न्यूक्लियस चेंज हो जाए, उसके प्रोटॉन नंबर्स क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एलिमेंट की नेचर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह से होता है, एक हमारे पास है सेल्फ न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा क्या है, बम्बार्डमेंट ऑफ एनी न्यूक्लियस, यानी कि एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से। क्लियर हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन होना। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन एग्जैक्ट पढ़ते हैं। द प्रोसेस विच चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, किसकी बम्बार्डमेंट से, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्डमेंट विद फास्ट मूविंग पार्टिकल सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। जब भी हम क्या करेंगे, कोई न्यूक्लियस रखा हुआ है उसके ऊपर हम अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करते ही क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इस न्यूक्लियस की नेचर के क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, द प्रोसेस विच चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एक ऐसा प्रोसेस जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को क्या करता है, चेंज करता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अ टारगेट न्यूक्लियस, विद फास्ट मूविंग पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। दो तरह से ये प्रोसेस होता है, एक सेल्फ और दूसरा क्या है, बाय एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट। ठीक है, दीज पार्टिकल। सबसे पहले सेल्फ की हम बात करते हैं। तो सेल्फ में एक एग्जांपल देखने हैं, हमारे पास है रेडॉन। ठीक है, हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, रेडॉन। ठीक है, यानी कि रेडियम है। रेडियम का क्या होता है, 88 और ऊपर 226। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास और दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। अब देखिएगा, जितने एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से क्या होता है, अबव होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, उनमें डिके होता रहता है, वो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। तो आपके पास क्या है, रेडियम। ठीक है, रेडियम ने क्या किया है, रेडिएशन एमिट की, कौन सी, हीलियम के न्यूक्लियाई, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा। ये खुद ब खुद इसने क्या किया है, अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेकर आने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आने के लिए इसने खुद ब खुद रेडिएशन किया कि है बच्चे, अमिट की है। तो जब खुद ब खुद रेडिएशन अमिट किए, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं हुआ, कोई एक्सटर्नल पार्टिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्ट्राइक, विदाउट एनी एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट, इसने खुद ब खुद अपने स्टेबिलिटी की आने की तरफ क्या की है, रेडिएशन क्या की है, अमिट की है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ न्यूक्लियर प्रोसेस। और इसमें साथ ही क्या बनेगा, रेडॉन बनेगा। और रेडॉन जो होता है वो 86 होता है और ऊपर 226, और दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो क्या, कौन सा पार्टिकल अमिट हुआ, रेडियम किस में कन्वर्ट हो गया, रेडॉन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और साथ ही कौन सा पार्टिकल जनरेट हुआ, अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो रेडियम किस में, रेडॉन में। अब ये रेडियम नहीं रहा, देखिए इसके प्रोटॉन नंबर में 88 है और अब क्या है 86। तो प्रोटॉन नंबर में टोटली क्या आ चुकी है, चेंज आ चुकी हुई है। अब हम फर्दर पढ़ते हैं,
बाय द एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट। सबसे पहले रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, ठीक है, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने 1988 के अंदर, ठीक है, एक प्रोसेस बनाया जिसके अंदर एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट की, ठीक है, और एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट से क्या किया, न्यूक्लियस को चेंज किया। पहले ये ख्याल नहीं किया जाता था कि एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट के प्रोसेस से न्यूक्लियस को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन रदरफोर्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, हु चेंज द न्यूक्लियस बाय एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा, बीटा एंड हीलियम, ठीक है। अभी देखते हैं उसने क्या किया था हमारे पास। तो अभी हम देखते हैं एक्सटर्नल बम्बार्डमेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट अस कंसीडर कोई आपके पास एक्स न्यूक्लियस है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक्स न्यूक्लियस, ठीक है। आपने उसके ऊपर बम्बार्ड करवाया एक्स पार्टिकल को, किसको, एक्स पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्ड करवाया। ये देखें, ये वाले, ये एक्स पार्टिकल है, ठीक है, ये एक्स पार्टिकल, इनको आपने इसके ऊपर क्या कराया, बम्बार्ड में, ठीक है। इससे क्या हुआ, न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हुआ। यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, न्यूक्लियस ने अपना पीरियोडिक टेबल में नंबर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो एलिमेंट नहीं रहा, किसी और एलिमेंट में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इससे एक नया एलिमेंट बना वाई, और साथ ही ये वाई एलिमेंट बना, ठीक है, या वाई का न्यूक्लियस बना, और इसके साथ ही हमारे पास कोई वाई पार्टिकल भी वहां से अमिट हुआ, वहां से वाई पार्टिकल भी क्या हुआ है, अमिट हुआ है। तो स्ट्रक्चर देखें मेरे पास क्या है, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स न्यूक्लियस, एक्स न्यूक्लियस के ऊपर पार्टिकल बम्बार्ड किया एक्स, कोई बात, दिस वन इज न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये पार्टिकल क्या कर दिया है, इस पार्टिकल को इसके ऊपर मैंने स्ट्राइक करवाया। जैसे ही स्ट्राइक करवाया तो इससे क्या चीज चेंज हुई, इससे जो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हुआ, उस प्रोसीडिंग के अंदर कोई नया पार्टिकल बना, नया न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, ठीक है, वाई न्यूक्लियस, ये न्यू न्यूक्लियस है, ठीक है, और इससे कोई वाई पार्टिकल भी हमारे पास क्या है, हासिल हुआ। दिस इज कॉल्ड वाई पार्टिकल, ठीक है। तो न्यूक्लियस ने एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से कन्वर्ट हुआ दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर। लेकिन ये कहां से, खुद बम्बार्ड किया, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि नाइट्रोजन के ऊपर, एग्जांपल देखें, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है, 7 × 14, इसके ऊपर उसने इन पार्टिकल में ये और ये, इनमें से उसने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, चूज किया। उसने यहां पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई, हीलियम के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई। जैसे ही उसको इसने इसके ऊपर स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करते ही क्या हुआ, स्ट्राइक करते ही अब ये नाइट्रोजन ही रहेगा। पहले नेचर ऑफ एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये O मेरे पास क्या हो जाएगा 8 और ये 7, यानी कि इसका प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ। जैसे ही प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ तो एलिमेंट ने क्या किया, पार्टिकल ने अपनी नेचर क्या कर ली, चेंज कर ली। पहले नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, तो वो किधर चला गया, ऑक्सीजन में चला गया। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग आगे। इसने जो पार्टिकल एमिट किया, ये देखिए जरा, इसने साथ ही प्रोटॉन क्या किया है, 7 पार्टिकल जो एमिट किया वो क्या है, प्रोटॉन। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन।
तो बच्चे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को अक्रिंग के लिए या उसके वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्शन को एग्जैक्ट मानने के लिए ये दो लॉ हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। और दूसरा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर, इसको देख लें। एटॉमिक मास नंबर को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एटॉमिक मास में देखिएगा हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर के अंदर वही रिएक्शन लिखते हैं। दिस वन इज नाइट्रोजन और इसके ऊपर स्ट्राइक क्या करवाया मैंने, हीलियम को। तो एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले बच्चे, क्या है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम स्ट्राइक किया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मैक्स नंबर क्या होता है इसका 14। जैसे इसके ऊपर हमने हीलियम स्ट्राइक किया, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 4 इसका क्या होता है एटॉमिक मास। जैसे ही हीलियम इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, हीलियम इसके न्यूक्लियस को क्या कर देगा, पकड़ के चेंज कर देगा, यानी कि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लॉ यहाँ से ऐसे प्रोसीड करेगा। अभी पहले हम पढ़ गए हैं। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन O8 और 17 और प्लस क्या है हमारे पास एक प्रोटॉन बनेगा 1 क्लियर है। अभी हम फर्दर इसमें क्या चेक करने लगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर चेक करने लगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास नंबर देखिए जरा। सबसे पहले हम देखने लगे हैं प्रोटॉन्स की तादाद को, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नंबर को देखते हैं कितने हैं, 7 + 2, ये रिएक्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 2 × 7 क्या हो जाएगा 9, और ये मेरे पास 8 + 1 प्रोटॉन और ये 9। तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है बिफोर एंड आफ्टर, क्या है एक दूसरे के क्या है इक्वल है, बिफोर एंड आफ्टर क्या है एक दूसरे के इक्वल। अभी हम बात करने लगे हैं इसकी, अभी हम बात करने लगे हैं एटॉमिक मास नंबर की, ठीक है। प्रोटॉन भी सेम हो गए, मास नंबर देखने लगे, मास नंबर, ठीक है, 14 + 4, ये क्या है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है 17 + 1, दिस वन इज 18, दिस वन इज 18। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है सेम आ गए, क्लियर हो गया। इसने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर क्या कर दिया, वैलिड कर दिया। अभी हम देखने लगे हैं दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो स्टे विद अस, अभी हम पढ़ने लगे हैं इसको। लो जी बच्चों, अभी हम पढ़ने लगे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमने पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, ठीक है। और अभी हम न्यूक्लियर रिएक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए हम देखने के उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। तो ये देखिए स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसके अंदर इंक्लूडिंग है कौन सी, रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दोनों की एनर्जी क्या हो, सेम हो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करेगा, होल्ड करेगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन रिमेन सेम। ठीक है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन a nuclear reaction total energy before and after the reaction are same। ठीक है, टोटल एनर्जी बिफोर और आफ्टर रिएक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या करेगा, होल्ड करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल में देखें, वही सेम ओल्ड एग्जांपल, हीलियम पार्टिकल 2-4, इसके ऊपर मैंने स्ट्राइक किया, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर 7-14। तो जैसे स्ट्राइक किया तो हमारे पास क्या बना, ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन 8-17 और प्लस एक प्रोटॉन बना। ठीक है, दीज आर कॉल्ड दी रिएक्टेंट और दीज आर कॉल्ड दी प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ, अब हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है, मास में, और मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी के अंदर। तो अभी हम मास के डिफेक्ट को देख लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली मास जब आ जाएगा तो डिफरेंस ऑफ मास को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं मेरे पास क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। आप इसको लहदा भी कर सकते हैं, लहदा ऐसे कर सकते हैं, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी क्या है, साथ। ठीक है, तो साथ साथ लेकर इसका जो मास होगा वो 1.008662 ऐसे होगा। ठीक है, राउंड अबाउट, और इसका 1.0072 होगा, और इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा आप ये करें, आप डायरेक्ट याद रख लें। ठीक है, कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, 14.0031, और मास ऑफ हीलियम कितना होगा, 4.0021। जैसे ही दोनों का कंबाइन मास, ये मास कंबाइन किया तो 18.0057 यूनिफाइड मास। ठीक है, और मास ऑफ रिएक्टेंस, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये मास आ जाएगा, और ये प्रोटॉन का ये मास आ जाएगा। तो कैलकुलेट किया तो आपके पास ये रिएक्टेंट का मास आ गया, ये प्रोडक्ट का आ गया। अब आप देखिए ज़रा, ये 57 है, ये 69 है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट जो है, मास ऑफ प्रोडक्ट ये ग्रेटर है किसके, मास ऑफ रिएक्टेंट की। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर है किससे, मास ऑफ रिएक्टेंट। आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस देखिए ज़रा, डिफरेंस ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट। दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करें। ये मेरे पास क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट, ये मास ऑफ रिएक्टेंट, तो इतना मास का फर्क आया। क्लियर हो गया, इतना मास का फर्क आया दोनों के अंदर। जब इतना मास का फर्क आया तो जाहिर बात है, इसको हम, इस मास को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी वक्त ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इतनी एनर्जी का क्या आ जाएगा, दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। अब मसला ये है कि ये वाली जो एनर्जी है वो किधर गई है। ठीक है, इतने एनर्जी का क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। एनर्जी जब मास का डिफेक्ट आया तो सारी बात है, एनर्जी का भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। जब एनर्जी का डिफरेंस आएगा
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी सेम नहीं हो रही, ये तो गड़बड़ ही हो गई। चले देखते हैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। बच्चे ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अल्फा पार्टिकल को क्या किया है, स्ट्राइक किया। किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकला है, पोलोनियम से, ठीक है, 2 और 84 से पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकला। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया, तो जब अल्फा पार्टिकल बच्चे स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करते हुए इसकी अपनी क्या होगी, एनर्जी होगी। क्लियर हो गया ना, जब ये मूव कर रहा है, पोलोनियम से निकला है, तो पोलोनियम से जब निकलेगा तो उस वक्त इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, वो लेट कर लेते हैं, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, किसकी फॉर्म में थी एनर्जी, किसकी फॉर्म में बचे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी। पोलोनियम है, पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकला, उसने जाकर कहाँ पर स्ट्राइक किया, नाइट्रोजन के ऊपर क्या किया, स्ट्राइक किया। नाइट्रोजन पर जब स्ट्राइक किया तो एक मेरे पास क्या बना, प्रोटॉन बना, और प्लस मेरे पास क्या बना, ऑक्सीजन बना। ठीक है, तो मैं इसकी एनर्जी तो देख रहा हूँ, इसकी एनर्जी रेस्ट देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा कि इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करने के लिए कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, रिक्वायर्ड थी। अगर मैं उस काइनेटिक एनर्जी को काउंट में लेके आऊँ, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी, ठीक है, 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल थी। वो एनर्जी जैसे ही इस एनर्जी में शामिल होगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी प्रोसेस के ऊपर जेम्स चैडविक ने, किसने, जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को हम डिस्कस करने लगे, इसी के अंदर है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। और अभी हम पढ़ने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखिएगा ज़रा, हमारे पास क्या बनेगी, इधर ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की, जेम्स चैडविक ने। किसने की, जेम्स चैडविक ने की। और कब की, 1932 के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बच्चे बेरियम लिया, बेरियम। ठीक है, ये उसने दोनों डायग्राम बनाता, ये उसने बेरियम लिया, ये बेरियम, ठीक है, 4x9। ठीक है, इसने बेरियम लिया और बेरियम के ऊपर इसने हीलियम को क्या किया, स्ट्राइक किया, 2x4। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर इसने स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करते ही क्या चीज़ जनरेट हुई, स्ट्राइक करते बेरियम। ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक किया और बेरियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेरियम कार्बन के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 2 और 4 किस में हो गया, 6, तो कार्बन 6 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ऊपर मेरे पास क्या आ गया, एक इसमें प्लस एक क्या हो गया, न्यूट्रॉन बन गया। ये क्या है, 0 1, एक क्या हो गया, न्यूट्रॉन क्या हो गया, जनरेट हो गया, ऊपर 14 आ जाएगा, 12, 9 4 13 और 6 और ये 13, इससे क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन बन गया। ठीक है, तो इसका रिएक्शन जल्द मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या किया उसने, अल्फा पार्टिकल 2x4 को स्ट्राइक किया किसके ऊपर, बेरियम। तो बेरियम क्या है, 4x9, और यहाँ से क्या है, बेरिलियम। ठीक है, और इससे क्या कार्बन बना, कार्बन 6, और ये क्या है 12, और प्लस क्या एक नाइट्रोजन। ठीक है, ओ न्यूट्रॉन 0 1। अब न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना कोई खाला ही है। ठीक है, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट हम कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट नहीं करती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट नहीं करती।
ठीक है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो उसने फिर न्यूट्रॉन को क्या करना था, डिटेक्ट करना था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए उसने ये बेरियम टारगेट लिया, ठीक है। वो ऐसे नहीं, ऐसे बना लेते हैं बुक वाली डायग्राम। ये उसने क्या लिया, एक बेरियम टारगेट लिया, ये बेरियम इसने टारगेट लिया, ठीक है। इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, स्ट्राइक किया। जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुए तो आगे उसने क्या रख दी, पैराफिन रख दी। क्या रख दी, पैराफिन, ठीक है। जैसे इसके ऊपर स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद यहां से प्रोटॉन निकले। क्या निकले, प्रोटॉन बाहर निकले। क्लियर हो गया, प्रोटॉन डिटेक्ट हो सकते हैं। अब प्रोटॉन निकले तो प्रोटॉन का निकलना ये है कि यहां से अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर कोई चीज स्ट्राइक की और इधर से कोई चीज निकली जिसने वहां से क्या किया, प्रोटॉन को क्या किया, बाहर निकाला। अब प्रोटॉन का बाहर निकलना, ठीक है, इस बात का सबूत है कि यहां से कोई चीज निकली है और यहां से वही चीज जाके स्ट्राइक कर सकती थी, ठीक है, कि यहां से वही चीज जिसका मैस इसके क्या हो, करीब हो। मसलन प्रोटॉन का मैस होता है, प्रोटॉन का यूनिफाइड मैस होता है 1.0078 और न्यूट्रॉन का मैस होता है 1.00, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो 86। क्लियर हो गया, 86। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है, करीब करीब है। तो यही इसको क्या कर सकता था, नॉकआउट कर सकता था। तो फिर उसने कहा यहां से न्यूट्रॉन निकले, न्यूट्रॉन ने क्या किया, ठीक है, इस पैराफिन में से क्या कर दिया, प्रोटॉन को क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, ठीक है। तो प्रोटॉन नॉकआउट हुए, ठीक है। नॉकआउट किससे, बाय अंडरगोज इलास्टिक कुलियन। किसकी वजह से, इलास्टिक कुलियन की वजह से क्या हुए, नॉकआउट हो गए। उसने क्या कर दिया, इनको प्रोटॉन को बाहर निकाला। किसने, न्यूट्रॉन को। तो ये डिस्कवरी ऑफ क्या थी, न्यूट्रॉन थी। किसने की, जेम्स चैडविक ने। और इनकी कुलियन क्या थी, इलास्टिक कुलियन। इलास्टिक कुलियन क्या होती है, ठीक है, कि बिफोर और आफ्टर कुलियन क्या हो, एनर्जी क्या हो, सेम हो, ठीक है। चलो जी, ये था आज का हमारा आर्टिकल। कल हम अगले न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के साथ आएंगे, ठीक है। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।